हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। और ये इसका पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इससे पहले हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनको देखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंस से पढ़ना बहुत ही मस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। आवर टॉपिक इज थर्ड हेडिंग, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हम लोग हेलो एल्केन का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन की जीएमपी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग हेडिंग 3 में हम लोग हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट फिजिकल स्टेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिजिकल स्टेट किसी भी मैटर की जो फिजिकल स्टेट है वो जनरली 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम लोग यहाँ हेलो एल्केन के बारे में देखते हैं। जैसे आपके पास है CH3F फ्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, ब्रोमोमीथेन। हम लोग यहाँ पर आयोडोमीथेन नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही मैं लेता हूँ यहाँ पर फ्लोरोमीथेन, लाइकवाइज क्लोरोईथेन, एंड यहाँ पर लेते हैं हम लोग ब्रोमोईथेन। याद रहे, मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर आयोडोईथेन और आयोडोमीथेन नहीं लिया है। उसका कारण मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो देखिए, दे ऑल आर गैस फॉर्म। ये सब के सब किस फॉर्म में है? गैस में है। और कार्बन एटम 13 से लेकर कार्बन एटम 17 तक जितने भी हैलाइड्स हैं, दे ऑल आर इन लिक्विड फॉर्म। ऐसे ही C18 से ऑनवर्ड्स जितने भी हैलाइड्स हैं, दे ऑल आर इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट का एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इनका इंक्रीज होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में उसको डिस्कस भी करेंगे। अब देखिए, फिर मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करता हूँ कि मैंने आयोडो एल्केन यहाँ पर नहीं लिया है। तो आयोडो एल्केन क्यों नहीं लिया है? देखिए, क्योंकि आयोडीन का साइज यहाँ पर बड़ा है। जैसे ये मान लीजिए कार्बन का साइज है और ये आयोडीन का साइज है, तो इनके साइज में बहुत ही मिसमैच है। तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अगर ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर ये आयोडो एल्केन अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके हमें फाइनली बना के दे देगा एल्केन, और आयोडीन को यहाँ से लिबरेट आउट कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग कभी भी आयोडो एल्केन को प्रिपेयर करके स्टोर करके नहीं रखते हैं। जैसे ही हमको ज़रूरत पड़ती है इसकी, तभी हम लोग इसको बनाते हैं और फिर यूज़ करते हैं। इमीडिएट हम लोग इसका यूज़ करते हैं। चलिए, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, और वो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए, एक जनरल कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। इसको हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अब समझिए यहाँ कि मान लीजिए मेरे पास है CH3CH2F और एक है CH3CH2 एंड ब्रो। यह है फ्लोरोईथेन, यह है ब्रोमोईथेन। तो डेफिनेटली इसमें से मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है? ब्रोमोईथेन का। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसमें ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ब्रोमोईथेन का है। ठीक है, अब ऐसे समझिए, मेरे पास है 1 ब्रोमोमीथेन, ठीक है, और एक है इसी का आइसोमर, चेन आइसोमर है ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको बोलते हैं नॉर्मल कॉमन नेम नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो देखिए, आप लोग देख रहे होंगे ये पेरेंट कार्बन चेन है इसकी, इसमें एक ब्रांचिंग आ रही है। तो जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ इन दोनों कंपाउंड में A और B में कंपेयर करूँ किसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कम होंगी या नहीं होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होगा।
तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए ये एक कॉमन फॉर्मूला है, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज पोलर नेचर। दिस इज पोलर नेचर। देखिए आप लोग जैसे जानते भी होंगे लोअर क्लासेस में 11th क्लास में आप लोगों ने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा ही है, पोलर नेचर पढ़ी है। तो पोलर नेचर का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कंबाइनिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। जैसे मान के चलिए मेरे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारा जो है वो डेल्टा EN जो है वो जीरो नहीं आएगा। तो वो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वो बॉन्ड पोलर हो जाएगा। तो यहाँ पर पोलर नेचर का सीधा सा मतलब है कि कंबाइनिंग एटम्स के ऊपर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ सकता है। अब देखिए मैं यहाँ पर पोलर नेचर कंपेयर कर रहा हूँ हेलो एल्केन्स की, तो थोड़ा सा हमको फोकस करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए मेरे पास है CH3F, मेरे पास है CH3Cl, मेरे पास है CH3Br और मेरे पास है CH3I। अच्छा मैंने बॉन्ड लेंथ उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाकर लिखी है यहाँ पर। देखो फ्लोरोमीथेन से क्लोरो जो मीथेन है इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ब्रोमो की इससे ज़्यादा और आयोडो की सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडो का। इस वजह से ये मैंने जो बॉन्ड लेंथ बनाई है वो उसी ऑर्डर में बनाई है। अब देखिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग पता करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ये जो कार्बन एटम, क्योंकि देखो 3 तो हाइड्रोजन है सिग्मा बॉन्ड से और 1 सिग्मा बॉन्ड से है फ्लोरीन, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। सेम इस वाले कार्बन का भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। अब आप लोगों को ये याद रखना है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। मैं लिख देता हूँ आपको एक जगह, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.75 और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.25। ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। अब देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, क्लोरीन की है एग्जैक्ट 3.2, ब्रोमीन की है 3.0 और आयोडीन की है 2.7। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब के लिए डेल्टा EN की वैल्यू निकाल लेता हूँ, डेल्टा EN की वैल्यू। तो देखो 4 में से 2.5 माइनस करिए, कितना आ गया 1.5। ऐसे ही 3.2 में से 2.5 माइनस करेंगे हम लोग 0.7। यहाँ 3 में से 2.5 माइनस करिए 0.5। ऐसे ही 2.7 में से 2.5 माइनस करिए तो 0.2। आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर जो डेल्टा EN की वैल्यू है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब एक पॉइंट याद रखें कि कंबाइनिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, भाई देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, मैक्सिमम है, तो ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ खींचेगा, तो इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा और जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि पोलर नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। समझ में आ रहा है आपके? तो इस बेसिस पर फ्लोरो एल्केन इज द मोस्ट पोलर हेलो एल्केन। मैं यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ, नोट फ्लोरो एल्केन फ्लोरोएल्केन is the most polar हेलोएल्केन। सबसे ज़्यादा पोलर हेलोएल्केन कौन है? फ्लोरोएल्केन है। चलिए अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो देखो फ्लोरोएल्केन का पोलर नेचर सबसे ज़्यादा, देन क्लोरो, देन ब्रोमो और उसके बाद आयोडो। तो ये पोलर नेचर का ऑर्डर है, आप लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज सॉल्युबिलिटी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं वाटर के साथ कि हेलो एल्केन वाटर में सॉल्युबल हैं कि नहीं है। तो इसको देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि हेलो एल्केन्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कोवलेंट कंपाउंड्स, और कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। केवल वो कोवलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे आपके पास एक बीकर है और आपने बीकर में लिया वाटर और आपने इसमें डाल दी शुगर। आप लोग जानते ही हैं शुगर का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देती है क्योंकि शुगर देखो कोवलेंट कंपाउंड है, कार्बन है, जहां भी कार्बन होगा वो कोवलेंट कंपाउंड है। तो ये कोवलेंट कंपाउंड है लेकिन स्टिल वाटर में सॉल्युबल है। कारण क्या है कि इसके पास शुगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेती है। और मैं अब आपको बताता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज है। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मॉलिक्यूल में एक्टिव हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं, ऐसा हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो सकते हैं, या तो वो फ्लोरीन हो सकता है, या वो ऑक्सीजन हो सकता है, या वो नाइट्रोजन हो सकता है। मतलब हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली फ्लोरीन से जुड़ा है तो एक्टिव है, हाइड्रोजन अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है तो एक्टिव है, हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से जुड़ा है तो एक्टिव है। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एक्टिव हाइड्रोजन है देन इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप लोग समझिए हेलो एल्केन्स को। देखो, मैंने लिखा CH3F, ये लिखा मैंने। यहां पर ये जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट फ्लोरीन से नहीं जुड़ा हुआ है, वो किससे जुड़ा है, वो कार्बन से जुड़ा है। देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 ऐसे लिख देता हूं थोड़ा और एक्सपेंड करके, और ये फ्लोरीन। तो आप लोग देख रहे हैं ये हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5। इसका मतलब ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन तो नहीं है। अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर लेता हूं तो देखिए ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या क्वेश्चन है देखो, कि ऑल्दो हेलो एल्केन्स आर पार्शियली पोलर इन नेचर। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने वहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाया था। यहाँ ऐसे ही यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव ऐसे कर सकता हूँ। तो पार्शियल पॉजिटिव लगाना, पार्शियल नेगेटिव लगाने का मतलब है कि दे आर पार्शियली पोलर इन नेचर। तो ऑल्दो हेलो एल्केन्स आर पार्शियली पोलर बट दे आर नॉट मिसिबल इन वाटर। ये वाटर में क्या है, मिसेबल नहीं है, दे आर नॉट मिसेबल इन वाटर। कारण क्या है इसका, बिकॉज हेलो एल्केन्स डू नॉट हैव एक्टिव हाइड्रोजन, सो दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए, डायपोल मूवमेंट आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, और 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था आपने, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वहाँ भी हम लोग डायपोल मूवमेंट को पढ़ते हैं। तो एक बार थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। मान लीजिए मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, दिस इज प्लस चार्ज एंड दिस इज माइनस चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस है d। ठीक है, ये माइनस q है, ये प्लस q है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है d। तो दिस डायपोल मूवमेंट मे बी डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में जो डिस्टेंस है और जो चार्ज है उसका मल्टीपल प्रोडक्ट होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर म्यू, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने लिख दिया म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग जानते ही हैं वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होती है, और इसकी यूनिट है दैट इज डिबाय, इट्स यूनिट इज डिबाय। चलिए, अब डायपोल मूवमेंट को हम लोग
हेलो एल्केन के केस में समझते हैं, ये तो जनरल डेफिनेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय डायपोल मोमेंट? मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम लोग हेलो एल्केन के रिस्पेक्ट में इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास है ये फ्लोरो एल्केन, ये है क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन एंड दिस इज आयोडो एल्केन। ठीक है जी। फ्लोरो एल्केन के केस में देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 3, आयोडीन की 2.7। अच्छा, ये जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कुछ बुक्स में 3 भी मिलेगी, कुछ बुक्स में 3.1 भी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.2। हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझना है वो समझ में आ जाएगा, वैल्यू आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी। देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ फ्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज़्यादा आएगा। तो जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज भी आर के ऊपर सबसे ज़्यादा आएगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्यू क्या आएगा? क्यू ज़्यादा आएगा फ्लोरो एल्केन में, क्योंकि हमने पढ़ा है फ्लोरो एल्केन इज द मोस्ट पोलर हेलो एल्केन, क्यू सबसे ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं क्लोरीन को देखूं तो क्लोरीन के लिए क्यू क्या रहेगा? कम। क्लोरीन के लिए क्यू क्या रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो केवल 3.2 है। अच्छा, अब अगर मैं ब्रोमो और आयोडो को देखूं तो यहाँ पे ब्रोमो के केस में क्यू, मैं दो स्लॉट बना के बताऊंगा आपको। एक तो बताऊंगा फ्लोरो और क्लोरो को एक साथ कंपेयर करूंगा, ब्रोमो और आयोडो को एक साथ कंपेयर करूंगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये क्यू डैश आर आयोडो एल्केन के केस में क्या रहेगा? इसके कंपैरिजन में ज़्यादा, और इसके लिए क्या रहेगा? ये कम रहेगा। ठीक है, मैंने इन दोनों का पेयर बनाया है और यहाँ इन दोनों का पेयर बनाया है। ठीक है, तो उससे समझ में आएगा आपको। अब देखिए यहाँ फ्लोरो जो है उसका साइज एबनॉर्मली स्मॉल है, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो आता है पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में आता है, मतलब इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें जो डी ऑर्बिटल है वो एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और क्लोरीन में क्या आ जाती है? प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अच्छा, यहाँ ब्रोमो में भी डी होती है, डी ऑर्बिटल है, और आयोडो में भी डी ऑर्बिटल है। अब आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं है और सडनली क्लोरीन में डी ऑर्बिटल आ जाती है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर साइज में एबनॉर्मली इंक्रीज होगा, एबनॉर्मल इंक्रीमेंट इन साइज। फ्लोरो से क्लोरो जाने पर साइज में क्या होगा? एबनॉर्मल इंक्रीमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि डी जो है, जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कम है, लेकिन क्लोरीन के केस में डी क्या है? ये बहुत ज़्यादा है। डी क्या है? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, ब्रोमो और आयोडो के केस में दोनों में डी है, तो साइज बढ़ेगा तो सही, लेकिन इतना एबनॉर्मली इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो क्यू डैश ही रहेगा। अब मैं यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट का बताता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं यहाँ फ्लोरो एल्केन के लिए डायपोल मोमेंट लिखता हूँ RF, तो ये क्या है? देखिए, Q तो है ज़्यादा और D है कम। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर म्यू क्लोरो एल्केन के लिए लिखता हूँ, क्लोरो एल्केन के लिए, तो Q तो है कम लेकिन D क्या है? ये D बहुत ज़्यादा है। तो नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट रिजल्ट क्लोरो एल्केन का डायपोल मोमेंट फ्लोरो एल्केन से ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है बात आपको? अब देखो, क्लोरो और ब्रोमो में अगर मैं कंपेयर करूं तो क्लोरीन में भी डी है ऑर्बिटल है, ब्रोमीन में भी डी ऑर्बिटल है, तो साइज तो ब्रोमीन का बड़ा होगा, लेकिन इंक्रीमेंट जो है वो एबनॉर्मली हाई नहीं होगा। तो यहाँ पर Q इंटू डी का नेट प्रोडक्ट देखेंगे तो वो क्लोरो का ही ज़्यादा आएगा। ब्रोमो और आयोडो में देखूं तो इसमें भी डी ऑर्बिटल है, इसमें भी डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर जिसका Q ज़्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर डायपोल मोमेंट का एक ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट है क्लोरो का, फिर उसके बाद है फ्लोरो का, फ्लोरो एल्केन का, फिर है ब्रोमो एल्केन, और फिर है आयोडो एल्केन। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना है आपको। मैंने एक्सप्लेन, इसका रीज़न मैंने आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, शायद उससे आप लोगों को और समझ में आ जाए। चलिए, अच्छा एक पॉइंट और बताता हूँ। यहाँ मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। चलिए, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि आपके पास ये 3 मॉलिक्यूल है, ये 3 मॉलिक्यूल है और आपको डायपोल मोमेंट का ऑर्डर यहाँ पर देना है, ए बी सी 3 है और मुझे बताना है कि डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है किसका कम है, इस तरह से ऑर्डर बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहले इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेता हूँ। कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन और यहाँ पर चारों के चारों क्लोरीन, इस तरह से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इस मॉलिक्यूल की, ए वाले मॉलिक्यूल की। हमको पता है हर बॉन्ड के लिए हम लोग डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसमें 4 हैं, 4 बॉन्ड हैं तो 4 डायपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। पहले मैं इस वाले बॉन्ड के लिए बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन में कंपेयर करें तो विच इज़ पॉजिटिव, डेफिनेटली हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड। तो यहाँ पर इस बॉन्ड के लिए डायपोल मोमेंट है इस तरफ और डायपोल मोमेंट को हम लोग ऐसे पीछे कट करके रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही इस वाले बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन पॉजिटिव है, कार्बन नेगेटिव है और ये रहा मेरा डायपोल मोमेंट। ये दोनों डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका इन दोनों का जो नेट होगा वो कुछ इस तरफ होगा। इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा डायपोल मोमेंट का वो ऐसे होगा। अब देखो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन नेगेटिव है और कार्बन पॉजिटिव है। दोबारा से देखिए, क्लोरीन नेगेटिव है और कार्बन पॉजिटिव है और डायरेक्शन है हमारी पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड। तो मैं ऐसे लिख दूंगा। अच्छा, एक चीज़ देखना आप लोग, यहाँ पर मैं इस एरो को थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि क्लोरीन का साइज़ बड़ा होगा तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसका मैग्नीट्यूड कार्बन और क्लोरीन वाले बॉन्ड में क्लोरीन का साइज़ बड़ा है तो इसका डेफिनेटली डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है इसके कंपेरिजन में। तो देखिए इन दोनों, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसका डायपोल मोमेंट होगा इस तरफ। अब आप लोग देखिए, इन दोनों बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ये रहा, इन दोनों बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ये रहा। यहाँ पर ये जो नेट डायपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, म्यू नेट जो है वो सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, एडिटिव इफेक्ट होगा, एडिटिव इफेक्ट होगा। चलिए अब इस पर आ जाइए। कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ऐसे ही कार्बन और क्लोरीन में कार्बन पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे। अब देखिए इन दोनों बॉन्ड के लिए बात करूँ, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन क्लोरीन, ये जा रहा है बाहर की ओर, ये आ रहा है अंदर की ओर। तो जो नेट होगा वो पीछे की ओर होगा क्योंकि इस वाले डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। इन दोनों बॉन्ड का नेट डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा और आप लोग देख लीजिए ये जो नेट है वो इस तरफ आ रहा है और इसका नेट इस तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पर जो म्यू नेट आएगा पूरे मॉलिक्यूल का वो कैसा आएगा, सब्सट्रैक्शन इफेक्ट आएगा, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, वहाँ पर एडिशन हो रहा है, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन। अब इसके लिए देखिए फोर्थ सी वाले के लिए, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। इन दोनों बॉन्ड का नेट डायपोल मोमेंट इस तरफ, इन दोनों बॉन्ड का नेट डायपोल मोमेंट इस तरफ। म्यू नेट क्या हो गया यहाँ पर, म्यू नेट हो गया 0। दैट मीन दिस इज नॉन पोलर। अगर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 है तो हम लोग क्या बोल देंगे, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो अगर मुझे ऑर्डर लिखना हो तो सबसे ज़्यादा किसका है, ए का, उसके बाद बी का, सबसे कम सी का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायपोल मोमेंट को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये थी 5th प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता हूँ मैं 6th प्रॉपर्टी पर। 6th प्रॉपर्टी क्या है, देखिए हम लोग यहाँ पर डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी, तो देखिए डेंसिटी में क्या है, हम लोग वाटर से कंपेयर करते हैं। तो जो फ्लोरोएल्केन है, जो क्लोरोएल्केन है वो तो वाटर से हल्के हैं, दे आर लाइटर, दे आर लाइटर देन वाटर। और जो ब्रोमोएल्केन है और जो आयोडोएल्केन है दे आर हैवियर देन वाटर, हैवियर देन वाटर। ठीक है, तो ये डेंसिटी से रिलेटेड है। और अब हम लोग आते हैं 7th इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज बेलेस्टीन टेस्ट। दैट इज बेलेस्टीन टेस्ट। ये बेलेस्टीन टेस्ट क्या है पहले तो समझ लीजिए, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज बेलेस्टीन टेस्ट। तो बेलेस्टीन टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ
जन डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव के आइडेंटिफिकेशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब इसका थोड़ा सा टेस्ट को समझ लीजिए क्या है ये। मेरे पास है एक बर्नर, ठीक है, और मेरे पास है एक कॉपर वायर, और कॉपर वायर को मैंने ऐसे चम्मच बना ली उसकी, और मैंने इस चम्मच में रख दिया किसको, हैलोजन डेरिवेटिव को। तो यहाँ से ग्रीन कलर की फ्लेम निकलना स्टार्ट हो जाती है। बर्नर, कॉपर वायर के ऊपर हैलोजन डेरिवेटिव, मैं इसको चलाऊंगा तो ग्रीन कलर की फ्लेम यहाँ से निकलती है। दिस इज नोन एज बेलेस्टीन टेस्ट। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एनसीईआरटी की सभी जितने भी पॉइंट हैं रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टी वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आप लोगों को एक हिंट देता हूँ कि आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइए और मेरे ही नोट्स को फॉलो करिए। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हो। इवन अगर आप लोग कोई कोचिंग का मटेरियल आपके पास है, क्वेश्चन आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन नोट्स इनको फॉलो करिए, अच्छे से बनाइए, सीक्वेंस में बनाइए, तरीके से पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए। और क्वेश्चन कहीं के भी करिए, कोई भी रिफ्रेशर लीजिए, कोई भी कोचिंग का मटेरियल लीजिए, लाइक एलन लो, आकाश लो, रेजोनेंस लो, कोई भी लाए, लेकिन नोट्स अच्छे से बनाइए इसको। और यहाँ से पढ़कर आप लोग एनसीईआरटी तो कर ही लेंगे, ये तो तय है। और बाहर की जो कोचिंग्स हैं उनके भी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।